जी भाई विकास उपाध्याय जी, महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी, आदरणीय सभापति प्रमोद दुबे जी, केपी खांडे जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय शकुन डहरिया जी, आदरणीय महेंद्र छाबड़ा जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग दिलीप वासनीकर जी, सुंदर जोगी जी, बीएस जागृत जी, अध्यक्ष बौद्ध महासभा राधेश्याम विभार जी, रतनलाल डागे जी, फैजल रिजवी जी, बेनीराम गायकवाड़ जी, नरेश गढ़पाले जी, आकाश शर्मा जी, सीडी खोबरागढ़े जी और समस्त मंच में उपस्थित साथियों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नगरों में, और बाबा साहब के जीवन आप देखें तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नगर में उनका जन्म हुआ। पिछले दिनों राहुल जी के पदयात्रा के समय हम लोगों को भी वहां जाने का अवसर मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जैसे महू में हुआ, आप सब जानते हैं। शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे बालक, खेल कूद में भी अव्वल रहने वाले, शिक्षा में भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन अस्पृश्यता का दंश उन्हें बाल्यकाल से ही झेलना पड़ा। पिताजी शासकीय नौकरी में थे तो अनेक जगह स्थानांतरण हुआ और हर जगह वही उन्होंने पाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पूरे देखा कि भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह अस्पृश्यता की है। इसके लिए वो आवाज लगातार उठाते रहे। भारतीय दर्शनों में हम देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो वैचारिक रूप से तो हम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही, कह सकते हैं कि जितना विशाल विचार है उतना ही छोटा हमारा व्यवहार आप दिखाई देगा। हम कुत्ते बिल्ली के गोद में ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, अस्पृश्य करके अपमानित करते हैं। इस पीड़ा को देश के बहुत से महापुरुषों ने महसूस किया, उसके लिए संघर्ष किया। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी सभी दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज वो बनकर लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ये जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज है उसको संगठित करके उनकी आवाज बुलंद कर रहे थे। अनेक विचारधाराएं इस देश में चल रही थी, उसमें एक विचार यह भी था, देश यदि आजाद भी हो जाए और ये दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऐसी आजादी का क्या अर्थ। कुछ लोग जो ये कहते थे ये सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तो हम बाद में भी दुरुस्त कर सकते हैं,
लेकिन पहले अंग्रेज को यहां से भगाओ। ये विचारधाराएं समानांतर चलती रही। देश आजाद हुआ, उसके पहले पूना पैक्ट जो हुआ उसमें बहुत सारी बातें कही जाती थी महात्मा गांधी और अंबेडकर के संबंधों के बारे में, लेकिन देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और महात्मा गांधी ने नेहरू जी के बुला के कहा कि कानून मंत्री यदि किसी को बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाना। संविधान सभा की गठन किया गया और उसके अध्यक्ष किसी को बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाना। और उन्होंने जो संविधान बनाया, उसकी अध्यक्षता में जो संविधान बना, आज 135 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमें संविधान में मिला हुआ है। हमको अधिकार मिले हैं, वही हमको अधिकार देता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी वक्तव्य में उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि संविधान का उपयोग किस प्रकार से होगा। आज की स्थिति क्या है? जो संविधान हमारे हितों की रक्षा करती है, आज वही संविधान खतरे में है। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार को संविधान के साथ छेड़छाड़, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही है। तो संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। लोकतंत्र है इस संविधान के कारण से। यदि ये संविधान नहीं बचेगा तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग हो। यही संविधान आपको अधिकार संपन्न बनाती है। आदरणीय साथियों, केवल संविधान की बात नहीं, केवल कानून की बात नहीं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर ने समाज की संरचना, समाज में बदलाव लाने के भी प्रयास किया। हजारों की तादाद में नागपुर में, लाखों की तादाद में महार समाज के लोग जाके बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नवबौद्ध जो बने भारत में, तो बुद्ध के दर्शन तो थे लेकिन बौद्धिस्ट नहीं थे। लेकिन नवबौद्ध बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, सभी जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये नारा उन्होंने दिया। अभी वासनीकर जी ने जो बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, समता की बात कही, लेकिन भगवान बुद्ध का जो संदेश है, अंत में बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा, प्रज्ञावान बनो, करुणावान बनो, मैत्री करो। प्रज्ञा, करुणा और मैत्री का संदेश जो भगवान बुद्ध का है, उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने भी समाज को अंगीकार करने के निर्देश दिए। आदरणीय साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर नहीं हैं, महात्मा गांधी जी नहीं हैं, उसके अंबेडकर साहब के जीते जी ही महात्मा
महात्मा की हत्या हो गई थी। बड़े अंतर की बात कहते हैं गांधी जी और वैचारिक मतभेद, लेकिन दोनों को उद्देश्य एक था। गांधी जी की हत्या होने के बाद अंबेडकर साहब बंबई में कहीं पैदल घूम रहे थे। गांधीवादी एक विचारक मिल गए, उनसे टकरा गए। उन्होंने अपनी दूसरी शादी होने की सूचना उन्हें दी और सड़क पार कर गए। फिर उन्हें कुछ याद आया, वो फिर वापस आए और उस गांधीवादी व्यक्ति से कहा उन्होंने, यदि आज बापू जीवित होते तो बहुत खुश होते। ये उनके संबंध थे। आदरणीय साथियों, अंबेडकर जैसे व्यक्ति कोई हर शहर हर गांव में पैदा नहीं हो सकता। सदियों में एक आध बार कोई अंबेडकर जैसे व्यक्ति पैदा होता है, सैकड़ों सालों में। आज उसकी जयंती हम सब मना रहे हैं। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अभी हमारे संचालक महोदय ने पिछले समय जो भवन के लिए राशि दी, इस मूर्ति के दूसरे बनाने के अनुरोध उन्होंने किया था, सारे कार्य स्वीकृत हो गए और उन्होंने धन्यवाद दिया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप वो सारी बातें याद है। अन्यथा होता ये है कि काम निकल जाता है और आदमी भूल जाता है, लेकिन आपको याद है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजकल सारे लोग नई राजधानी में जमीन मांग रहे हैं। जिस समाज के कार्यक्रम में जाता हूं, वो समाज 5 एकड़ से कम जमीन मांगता ही नहीं, चाहे कोई समाज हो। और यहां आया तो फिर 25 एकड़ से कम हो ही नहीं रहा है। वासनीकर जी प्रशासनिक सेवा में थे, कमिश्नर के रूप में रिटायर हुए। उनको मालूम है एनआरडीए वो व्यवसायिक संगठन है। आपको जितनी जमीन चाहिए पैसा दीजिए, ले लीजिए, अन्यथा शासकीय भूमि देख लीजिए। और उसके लिए भी हमने नीति बना ली है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% में आपको भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। जो अपर क्लास के हैं उसको 15%। तो सबके लिए व्यवस्था हमने कर दी है। और आपको पहले जमीन चिन्हांकित कर लीजिए। राजस्व विभाग में आप अधिकारी थे, उसकी प्रक्रिया का आप जानते हैं। उतनी जमीन आपको जहां उपलब्ध मिले वो ले लीजिए। एनआरडीए में तो आपको एनआरडीए के अधिकारियों से बात कर लीजिए और जितना पैसा जमा कर सकते कर ली, उतना जमीन ले लीजिए। अन्यथा शासकीय भूमि देख लीजिए, जितना जमीन लेना है। हमने किसी को मना नहीं किया। राशि जमा कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं और रजिस्ट्री होने के बाद समाज को भवन बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो आपसे भी आग्रह कि भाई जितनी जमीन आप, जितना समाज के लोग मांग रहे हैं, मैं हिसाब लगा रहा तो उतनी जमीन तो बची नहीं है नई राजधानी में। और ऊपर से आप 50-100 एकड़ की बात कर रहे हैं। और जो जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लिए 200 सीटर हॉस्टल और वहां ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी, कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसकी हमने घोषणा की है। गुरु घासीदास जी का भी संग्रहालय बनाने की घोषणा हमने की है। शहीद वीर नारायण सिंह जी का स्मारक, उसका काम चल रहा है। और विश्व स्तरीय, अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तो सभी ब्लॉकों में हमने खोला। विश्व स्तरीय स्कूल, बोर्डिंग स्कूल हम नई राजधानी में शासन की ओर से बना रहे हैं। तो शिक्षा हम तो निःशुल्क करा ही रहे हैं। आपको यदि कहीं चाहिए 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, मैं नहीं समझता अब किसी गांव में भी मिलेगी इतना जमीन। आप देख लीजिए, किसी गांव में मिलता है और वहां से एनओसी ले लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। भवन बनाने के लिए जरूर राशि मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। जाति
प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आपने आवेदन दिया है। मैं समझता हूं पिछले सरकार की अपेक्षा इस सरकार में हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। पहली बात तो यह है, जिसके पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है, नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था कहीं है तो केवल छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, सरलीकरण हमने किया है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आपके पास 50 साल का रिकॉर्ड नहीं है तो ग्राम सभा से आप अनुमोदित करा लीजिए। शहर है तो शहर में चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत हो, सामान्य सभा में आप प्रस्ताव पारित करा लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन एफिडेविट के आधार पे आप जाति प्रमाण पत्र मांगे तो ये अभी कम से कम स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के बाद उसके छानबीन शिकायत होती है, छानबीन समिति बनी है जिसके बारे में आपको जानकारी है। छानबीन समिति जांच करके रिपोर्ट शासन को दे देती है, उस पर कार्रवाई होती है और दूसरे दिन जाके स्टे ले लेते हैं और स्टे के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में लगाइए कि इतने दिन से रुका हुआ है, इतने प्रकरण है, इसमें सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जो काम आप मुझे बता रहे हैं उससे बेहतर यह है कि उसमें यदि कार्रवाई हो। फर्जी जाति प्रमाण पत्र में हाई कोर्ट में जितना रुका हुआ है, यदि वही निराकृत हो जाए तो कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी बात, भर्तियां रुकी हुई है। हम तो चाहते हैं भर्ती हो, लेकिन पिछले समय हुआ था हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, स्टे था, उसको वेकेट कर दिया। मध्य प्रदेश के जो नियम है वो लागू हो गए। उस स्थिति में बहुत सारे वर्ग के लोगों के अहित हो रहा था। विधानसभा में विशेष सत्र बुला के हमने आरक्षण बिल को पारित किया और 2 दिसंबर को ही राज्यपाल को सौंप दिया था। राजभवन में हमारे मंत्रीगण गए थे और 2 दिसंबर से लेकर आज 14 अप्रैल हो गया, लेकिन आज तक के न उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं, न वापस किया जा रहा है। तो ये जो संविधान में जो राज्यपाल को जो अधिकार मिला है, इसके बारे में तब वो नहीं सोचा गया होगा उस समय कि राज्यपाल इस प्रकार से सार्वजनिक हित के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उस समय संविधान बनाने वाले शायद नहीं सोचे थे कि यदि हम राज्यपाल को इतना अधिकार दे देंगे वो कब तक के रोके रखें, इसको कोई सीमा नहीं है। आज 4-4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, हमारे बच्चों की भर्ती नहीं हो रही है। अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी भर्ती होना है, नीट की परीक्षा का आयोजन करना है और ऐसे में यदि आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई से लेके नौकरी में भर्ती तक के सभी प्रभावित हो रहा है। तो ये जो मांग है, वासनीकर जी आप मुझे सुनाए हैं, मैंने तो अपना काम कर दिया है। बगल में राजभवन है, वहां जाकर आप बोलिए तो शायद आप लोगों को बोलने से राजभवन में कुछ फाइल आगे सरकेगी। यदि सरक जाती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भीम।